थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर ना करें। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोड़े पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे लिए तो आफत ही है, आप चालान कर दें तो झंझट मिटे। दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकाला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। मोड़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर दुश्मनों से कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत हुई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। तख्त, उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चीथड़ा, कमलदान, सूखी हुई स्याही की दबातें, मुड़े हुए कोने वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुछ कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थीं जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया है कि वह नदी नाले पार करने में और झपट कर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती हैं। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था। उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों के प्यार की छाँव में पलने वाली घोड़ा का नाम की एक सवारी थी जो शेरशाह के ज़माने में हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई सौ साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हों तो वह बिल बिलाकर देखना चाहता हो कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियाँ, ये सब कहाँ हैं। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोटबंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भांग घोंट रहा होता। बाद में पता चलता कि वह अकेला आदमी 20 गांव की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालात में जहां है वहां से उसी हालात में वह 20 गांव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, वह कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी आशाएं थीं। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे देख जरूर लेगा। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि ये वहाँ डाकुओं के पहले ही पहुँच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि इन 300 गांवों में रहने वालों के मन में किसके लिए घृणा है, किसके दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे
पूरा ब्यौरा रखेंगे और पहले से कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार ना सके, और अगर कोई किसी को मार दे तो बेहवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सकें। संक्षेप में दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाले दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखा कर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं हैं बल्कि मनुष्य हैं, और ऐसे मनुष्य हैं जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के ज्वारी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भांग घोंटने वाला लंगोट बंद सिपाही अब नज़दीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भंग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खरहरा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चित ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंभे के सहारे टिककर सो रहा था। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुप्पन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भुनभुनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं। रुप्पन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ हिलाया। रुप्पन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन के यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है कि अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। रुप्पन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती ना हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती, अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रुप्पन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुप्पन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन के यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझसे इसलिए भेजा है। वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिससे बताइए उससे कह दूं। रुप्पन बाबू ने अपनी गले में धसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते हुए डाका नहीं पड़ेगा। रुप्पन बाबू धीरे से बोले, सो तो मैं जानता हूँ यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने ना लिख मारी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एक आध है जो दस्तखत भर करते हैं। रुप्पन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन को रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रुप्पन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर पर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुप्पन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उसे भी आत्महत्या ना मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया। आप ठीक कहते हैं रुप्पन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूँगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे, आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर
उनके पैर पकड़ लिए, कहा हुजूर माई बाप हैं, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ़ किया जाता। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई। पर कप्तान ने इस पर इतराज़ किया कि तुम अपने ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सका तो दूसरे को कैसे बचाएगा? अंधेरा ढाठ हो क्या हुआ? तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने की से कौन रोक सकता? तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों के झगड़ू मगरू और पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झगड़ू और मगरू ने बख्तावर सिंह की ओर गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त वे दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पखाने की नीयत से आ गए थे। तीनों की सजा हुई। झगड़ू मगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके के कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप इस बार हमें भी पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निवाह करने के लिए झगड़ू और मगरू काफ़ी थे। उन्होंने औलादें बढ़ाने से इनकार कर दिया। रुपन बाबू काफ़ी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रुपन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुपन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? था, आज़ादी मिलने के पहले था। अब तो हमने जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बांटना है, नागरिकों के लिए। रुपन बाबू उनकी बाँह छूटकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े। कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आज़ादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुपन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक हैं। वे उठ खड़े हुए। सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ, इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रुपन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और ख़ास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रही थी। रुपन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व एक आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह में देखते थे। थाने में दरोगा, हवालात में बैठा हुआ चोर, दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उसकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके साथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते हैं, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उनके शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी नेतागिरी के प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहाँ का कॉलेज था, जहाँ उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे, जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुँह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ, लंबे पैर वाले आदमी थे। जन नायकों के लिए ऊल जलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफ़ेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रूमाल लपेटते थे। धोती का कोंच उनके कंधे पर चढ़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रौब पिछले पैरों पर खड़ा हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम बैदजी था। 2 बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था, जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उनके 3 ओर कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टिन डालकर एक दुकान खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी, जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सब के पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था, जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी।
चरी कहीं कहीं सचमुच ही उग आई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसके कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृतिक हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखकर उन्होंने बोर्ड डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम उस समय लिख दिया था जब कॉलेज के पास प्रबंधन समिति को छोड़कर के कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। विद्यालय में एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थीं। टीन सेट किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों और रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जुता हुआ ऊसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज़ को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भांगड़ा नांगल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम बिहारी की कविता दोहराने लग सकते हैं। भावनाओं के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियरिंग पैदा करने में है, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज कर रहा था। साइंस का क्लास लगा था। नवा दर्जा मास्टर मोतीराम जो एक तरह बीएससी पास थे, लड़कों को अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां शक्कर मिल की ओर जा रही थीं। कुछ मरिया लड़के पीछे से ईख खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ी वाला खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां भी जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थीं और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थीं। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब, अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस वाला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, यह हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन ना हुआ, वे और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ़ कर दिया। बोले, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते तो अपेक्षित घनत्व को यूँ दूसरी तरकीब से समझो। अपेक्षित माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीनों से उससे 500 रुपया पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज़्यादा फायदा हुआ। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा अपेक्षित लाभ ज़्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी तरह बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर मोतीराम ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या नहीं कर सकता?
लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता, हमारे चाचा की चक्की धक्का-पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारा चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज़ जैसे पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेज़ों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो, एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वह वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें भी किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने यह नाम खुद नहीं कमाया था, यह उन्हें विरासत में मिला था। बचपन में उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे। माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने जेबी कृपलानी के लिए आचार्य जी, जेएल नेहरू के लिए पंडित जी और एम के गांधी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक घूरते रहे, फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़के की निगाहें उनकी ओर पहले से उठी थीं। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, तो यही तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा किया जा सकता। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपया तक का एक महीने में खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, यह तो व्यापार है, कभी चित्त कभी पट, कंपटीशन में ऐसा ही होता है। बेईमान और बेईमान का क्या कंपटीशन? ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन? क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने को चला रहा है, पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाले 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वे चौंक कर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, यह कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब। मैं पूछ रहा था कि अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका है। मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने के लिए उस चीज़ का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। उसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहाँ तक तरीके की बात है, हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकलता है, गलत तरीके का गलत नतीजा निकलता है। इसे एक उदाहरण देकर समझना जरूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमचमा रही है, जमकर ग्रीस लगाई गई है, इंजन नया है, पट्टा नया है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा ही के पास अकल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारा से बोले, सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो यह कॉलेज खुलने से पहले चल रही थी। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पिसाने वाले से शेर भर आटे का दान लिया गया। मेरी ही चक्की में पिसकर वह आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना। मैनेजर काका ने कहा, मोती कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपली तुम ही करोगे। सब कुछ तो मेरी चक्की पर हुआ, पर अब गांव में चक्की है तो बेईमान मुन्नू की। मेरी चक्की कोई चीज़ ही ना हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे, पर बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज़ तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है, मुन्नू चाचा की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवरहॉलिंग मांगती है। धान उसमें ज़्यादा टूटता है।
मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसी धान की मशीन पूरे इलाके में नहीं है, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर मुँह मारता है। यह तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क दिया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा होता है। हाँ, उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तो रेट गिराकर अपना घाटा दूसरे लोग तो दूसरी तरह से गाहकों का आटा चुराकर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? वे जल्दी से बोले, वही तो बता रहा था। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर ईख की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले के चिरंतन भावाविष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे कहते रहे, मशीन तो पूरे इलाके में वह एक थी, लोहे की, पर शीशे जैसी झलक दिखती थी। अचानक उन्होंने दर्जे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, वह उसके पहले ही उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। बाहर ईख चुराने वाले और ईख बचाने वालों की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर, पढ़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक भक भक की आवाज़ होने लगी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। यह उसी की आवाज़ थी, यही असली आवाज़ थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद की चीत्कार, इन सबके तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज़ सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता, वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने कुछ नहीं सुना, सिर्फ भक 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 सुना। वे दर्जे से भागे। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा? वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई है, देखें कैसी चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया था, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, अपेक्षित घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूंटी, रुककर कहा, इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि उनका चेहरा फिर खिल गया। भग 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 कर्तव्य बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आह्वान कर रहा था। लड़के और किताबों का मोह उन्हें रोक ना सका, वे चले गए। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, उसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सरजेंटो वाला बैंत बगल में दबा था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफ़ी चुस्त और चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज़्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चला रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। दूर ही से देखा गया कि उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे से जांघ तक फटा हुआ पजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता देख और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, मास्टर साहब कहाँ गए हैं? वह लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा, सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा कि बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपया देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से ही देखते ही चिल्लाकर कहा, भाई मालवीय, यह क्लास भी देख लेना। मालवीय नज़दीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकता हूँ? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए थे कि जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज़ तेज करके कहा, ज़्यादा कानून ना छांटो। जब तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो, तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय, एक बस बिगड़ जाती है तो सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठ जाती हैं।
इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लूँ। उसने बहुत मीठी आवाज़ में कहा, पर यह तो 9वां दर्जा है और मैं वहाँ 7वें दर्जे में को पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन मुड़ गई। समझाने वाले समझ गए कि अब उसके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ जो बोले, मैं सब समझता हूँ, तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं 7वें और 9वें दर्जे का फ़र्क समझता हूँ। हमका अब प्रिंसिपली करे ना सिखाए भैया, जौन हुक्म है तोनू चुप्पे कैरी आउट करो, समझियो कि नहीं। प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे। दूर दूर के इलाकों में वे अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो खर्च का फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए, दूसरे गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़ा से बड़ा ऑडिटर भी उसमें कलम ना लगा सकता था। जब वे अवधि बोलने लगते थे तो बड़ा से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब ना दे सकता था। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पजामे वाले लड़के की पीठ पर एक बैंत झाड़कर कहा, जाओ उसी दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठो, जरा भी सांस ली तो खाल खींच लूँगा। लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नज़ारा देख लें। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। वैसे भी जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम हैं। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीसकर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की सी तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इसी पर चिपक कर रह गई थी। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफॉर का क्या अर्थ है। लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपड़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपड़ आदमियों की बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में थंभड़ मचा हुआ था। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था कि अपड़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान में यह कहा जाने लगा कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो लायक हों, लेकिन स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल की मूठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी। हर साल फेल होकर दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेलकर और खेती की महिमा पर नेताओं की निर्झरपंथी व्याख्यान सुनकर भी वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार ना थे। वे कन खजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुँह वाला यह लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिराकर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दो, बैलों की पूंछ उमेटो, सैली और कीट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गंडासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों का गौर करता रहता था। इस हालात में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार ना था, इसलिए मेटाफॉर का मतलब नहीं बता सकता था और न अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पजामा पहने हुए खड़ा हुआ था जिसे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था जिसके बटन टूटे थे। सिर पर रूखे और कड़े बाल थे। चेहरा बिलान धुला हुआ था और आंखें गिच पिची थीं। देखते ही लगता था वह किसी प्रोपोगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम कॉलेज की पत्रिका में छपवा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी उसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज़ बदलकर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफार क्या चीज़ होती है? लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुँह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वह आखिरी में बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफार आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, यह अंग्रेजी का क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलाना बंद कर दी। वे खाली पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहने थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे में प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, जी शैली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए और बारी बारी से दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना बेंत चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। दूसरे घुटे सिर कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज का। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यह पढ़ी रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना पर प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप बूते पर जोर डलवा रहे हैं। आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए, इसी तमीज में वाइस प्रिंसिपली कीजिएगा। भैया यही हाल रही तो वाइस प्रिंसिपली तो अपने घर रही। 5 साल की जुलाई माँ डगर डगर घूमियो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उस खयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ कि अदा में चल दिए। पीठ पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिख पड़ा। साइकिल पर था। पास से जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उनके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह कौन चिड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है। बीडीओ का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, सोचता हूँ कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ी मारों से काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूँ, दिन भर आपको यही करते बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं, कौनों बनवाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत? वे प्राकृतिस्थ हुए। यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरी ही बूता था, है कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर में चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिप्पस में हूँ कि कोई चंडूल फंसे तो इमारत के एक आध ब्लॉक और बनवा डाले जाएं। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा होगा। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, 2 इमारतें बनने वाली हैं। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ?
एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा। वहाँ ज़मीन की कमी है, कॉलेज ही के आसपास टिप्पस से ही इमारतें बनवा ले, फिर धीरे से हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिप्पस नहीं बैठेगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी 2-4 मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उनके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश की कि वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है। मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने रोज रोज के तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में जिच पैदा हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, जाओ रे, अपना अपना काम करो। ठेकेदार साहब ने से धोखाधड़ी की तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, सब बेईमान हैं, जरा सी आंख लग जाए तो कान का मैल तक निकाल ले जाए। ड्योढ़ी मजदूरी मांगते हैं और काम का नाम सुनकर कांखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, यह सब तरफ यही हाल है, हमारे यहाँ ही लीजिए। कोई मास्टर पढ़ाना थोड़ी ही चाहता है, पीछे पड़ा रहता हूँ तब कहीं। वह आदमी ठठाकर हंसा, बोला, मुझे क्या बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुक कर उसने पूछा, इधर कहाँ जा रहे थे? इसका जवाब क्लर्क ने दिया, वैद्य जी के यहाँ चेकों पर दस्तखत करवाना है, करा लाइए। उसने प्रिंसिपल के खिसकने का इशारा दिया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हालचाल है? प्रिंसिपल रुक गए, बोले, ठीक ही है, वही खन्ना बनना लिबिर सिबिर कर रहे हैं, आप लोगों के और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप जिक्र ना कीजिएगा, ठाठ से प्रिंसिपल किए जाइए। उनको बता दीजिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिए कि यह शिवपालगंज है, ऊंचा नीचा देखकर चलें। प्रिंसिपल साहब अब आगे बढ़ गए तो क्लर्क बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी का मेंबर बनवा लीजिए, काम आएंगे। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षक वाली रसीद काट देंगे। प्रबंधक कमेटी में भी इनका होना जरूरी है, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुककर बोले, वैद्य जी से बात की जाएगी, वे ऊंची पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप यहाँ झोला दबाए शायरी कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से? मुझे तो कोई इतला नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने भौहें टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तब इतला हो, चुपचाप वहाँ जाकर टीके लगाए आओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिया जाओगे, यह टेरिलीन की बुसट रखी रह जाएगी। वह आदमी घिघियाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ पब्लिक हेल्थ के एडीओ हैं, जिसकी दुम से अफसर जुड़ गया, समझ लो अपने को अफलातून समझने लगा। ये भी ना जाने कि अपने को क्या लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ, यह भी एक चिड़ी मार है।